हेलो गाइस। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कब हम लोगों को बैंक से में मनी ऐड करनी चाहिए या मनी शो करवानी चाहिए और किस वक्त हम अपने बैंक अकाउंट से मनी को विदड्रॉल करवा सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये प्योरली स्टडी वीज़ा के रिलेटेड बनाई है। तो इसमें जो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा वो ये करूंगा कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, कितनी अमाउंट होनी चाहिए, कितनी देर तक हमने उसमें अमाउंट रखनी है और जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है वो हमें कब लेनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, कब हमने वो बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी में जमा करवानी है और ऑस्ट्रिया आने के बाद उस बैंक स्टेटमेंट का क्या यूज़ है और जो बैंक अकाउंट है उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो बैंक अकाउंट कैसा होना चाहिए। तो ये वीडियो ऐसी है कि इसका आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें। इसमें मैं सारे स्टेप्स जो हैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो तकरीबन 8 से 9 मिनट की लंबी होगी, लेकिन कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें ताकि आपका जो माइंड सेट है, जो आइडिया है कि अगर आपने किसी से मनी बोरो की है या आपकी अपनी मनी है या आपके पेरेंट्स की तरफ से आपने मनी ली है तो उसको आप किस तरह या किस प्लान के साथ आप मनी को अरेंज कर सकें। तो ये जो वीडियो है ये टोटली आपको एज अ इंफॉर्मेशन है। इसमें कोई भी लीगल वो नहीं है, लीगल एडवाइस नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रोसीजर समझा रहा हूँ मैं कि किस किस जगह पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वीज़ा के लिए। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को एक सम अप आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह स्टेटमेंट अरेंज कर सकते हैं, किस तरह फंड अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पर्सनल फंड्स हैं, यानी अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आप किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं और कितनी देर के लिए आपने उसको मैनेज करना है या कैसा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो ऑस्ट्रिया का स्टडी वीज़ा है ये मैं इसको 6 स्टेप्स के अंदर अगर डिवाइड करूं तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, वेरीफाई और लीगलाइज करवाना है एम्बेसी से। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को फाइंड करना है। स्टेप 2 थर्ड में आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, यूनिवर्सिटी में एक पोजीशन ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है अपने रेजिडेंस परमिट फाइल करना है। मतलब ये कि आपके पास अब एडमिशन लेटर आ गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं, आपने ऑस्ट्रिया के अंदर एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। अब आपने जो है मेन काम है आपका वो ये है कि अब आपने वीज़ा फाइल करना है, यानी कि रेजिडेंस परमिट फाइल करनी है। तो रेजिडेंस परमिट की फाइल करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आती है वो आपकी आती है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी टोटल है कि आपकी एज के ऊपर बेस्ड करती है। अगर आप 24+ हैं या आप बिलो 24 हैं तो इसके ऊपर आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट बेस करेगी। तो उसकी जो अमाउंट है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि 570 यूरो पर मंथ आपकी है अगर आप 24 बिलो हैं। अगर आप 24+ हैं तो 1030 1031 यूरो के करीब पर मंथ आप लोगों ने शो करवानी है, ठीक है। तो इसका एंड मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 24+ है तो उनको तकरीबन रफली जो है आपको 12 महीनों की जो स्टेटमेंट जमा करवानी है वो तकरीबन 12,500 प्लस माइनस है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये एक बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि कौन कौन सा बैंक अकाउंट जो है वो वैलिड होता है, यानी किस किस की बैंक स्टेटमेंट आप वीज़ा पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो वो बैंक स्टेटमेंट आपके अपने नाम पे है तो ये सबसे बेस्ट है कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके अपने नाम पे एक एक्टिव बैंक हो। एक्टिव बैंक का मतलब ये है कि आपकी उसमें ट्रांजैक्शन हो, मतलब लोकल करेंसी में रफली 200 300 400 की पर मंथ जो है ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और वो अपने किसी के भी नाम पे हो। जो एक्टिव अकाउंट होगा उसमें 300 to 400 यूरोस की पर मंथ थोड़ा सा एडिशन कभी निकाल लिए डालिए, इस तरह का कोई ना कोई वो बैंक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके नाम पे है उसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी, यानी कि 5 स्टार मिलेंगे। अगर वो बैंक स्टेटमेंट आपके अब्बू या आपकी अम्मी यानी कि आपके फादर या मदर के नाम पे है तो वो कैटेगरी 2 में आएगा, वो भी बहुत वैलिड है, उसके 4 स्टार समझ लिया आपको, मैं स्टार्स के साथ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और अगर बैंक स्टेटमेंट आपके ब्रदर सिस्टर इनके नाम पे है या आपकी वाइफ के नाम पे है तो उसको आप 3 स्टार दे देते, यानी डायरेक्ट फैमिली रिलेशन के साथ। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, ब्रदर और सिस्टर के या वाइफ के नाम पे, ठीक है। तो ये आपके सारे संभव में आ जाएंगे। मेन जो हैं आपको स्पॉन्सर करने वाले बंदे ये होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा चाहें तो उसमें सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं आपके अंकल, यानी कि आपके जो हैं डायरेक्ट अंकल आपके फादर की तरफ से या मदर की तरफ से।
जो डायरेक्ट अंकल्स हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है मेन स्ट्रीम के अंदर कौन कौन लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की आते हैं कि जो एक्टिव बैंक होना चाहिए, मतलब कि उसमें 200 से 300 यूरो की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी पुरानी होनी चाहिए। तो जो वैलिड बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपकी रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट लेट्स सपोज के 15 सितंबर की है, तो आप एटलीस्ट जो है पीछे से पीछे यकम सितंबर तक, यानी कि आपको यकम से 15 तक 15 सितंबर तक आपने जो है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की निकलवानी है। यानी कि अगर आप 10 सितंबर को निकलवाते हैं तो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीनों की स्टेटमेंट 10 अगस्त तक, मतलब 10 अगस्त आपका 90th डे हो जो उसकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो होना चाहिए, ठीक है। तो आप रेजिडेंस परमिट फाइल करेंगे, सम अप अमाउंट आपकी 12,500 यूरो से ऊपर है, ठीक है। अब आपने फाइल कर दिया, वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा आ गया, ठीक है। आपको मतलब रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गई। उसके बाद आप वीज़ा DF के लिए आप अपना पासपोर्ट और टिकट सबमिट करवाते हैं, तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा डी आ गया और आपने टिकट लेके ऑस्ट्रिया के अंदर आ गए हैं। तो क्या अब आप ऑस्ट्रिया के अंदर आने के बाद भी आपको एक जगह पे वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करवानी पड़ती है। वो तब जब आप यहाँ आएंगे, जिस भी जगह पे आप रहेंगे, लेट्स सपोज आप वियना में रहते हैं, तो आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। आपको अपना वोन सिट्स यानी कि आपकी रेजिडेंस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि मैं इस डेट से इस अपार्टमेंट में या इस घर में रह रहा हूँ, तो आपको मेल्डे सेटल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने वो मेल्डे सेटल लेके ना जाना है बीहा में। बीहा में जाना यानी कि इंटरनेशनल ऑफिस में जाना है। वहाँ जाके आपने कहना जी मैं स्टडी वीज़ा लेके आया हूँ, ठीक है, ये मेरी रेजिडेंस परमिट अप्रूव्ड हो गई है, तो मुझे आप अपना ना 1 साल का परमिट दे दें। क्योंकि जो आपको आपके लोकल कंट्री से मिलेगा, पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से जो मिलेगा, वो उसकी वैलिडिटी सिर्फ वो वीज़ा डी होगा और उसकी वैलिडिटी 3 से 6 महीने होगी, ठीक है। जैसे ही आप वो उनके पास जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में होगा आपका एडमिशन लेटर, आपका पासपोर्ट, आपकी 2 तस्वीरें दोबारा से आपने कंट्री में भी दी हैं तो इधर भी वो देंगे, और साथ वो आपको कहेंगे कि जी आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाएं। तो सेम बैंक स्टेटमेंट 12,500 यूरो वाली आपने इधर भी शो करवानी है, ठीक है। तो जब आप इधर शो करवाएंगे, इनका नॉर्मल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 वीक्स है। तो विद इन 4 वीक्स आपको वो आपका कार्ड दे देंगे, आपको बुला लेंगे कि आप इस डेट आके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, 4 to 6 वीक्स के अंदर आपको वो कार्ड दे देंगे। जब आपको वो कार्ड दे दे तो आपका जो अकाउंट है वो अब उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर फ्री हैं, आप उसमें से जैसे भी विड्रॉल करवाना चाहें, रकम रिमूव करवाना चाहें, जैसे भी करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको जो ओपन था स्टूडेंट वो नहीं मिलेगा, जो कार्ड है ऑस्ट्रिया का जो नहीं मिलेगा, तब तक आपने उसमें से अकाउंट में से सारी रकम रिमूव नहीं करवानी। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि आप कितनी रकम को रिमूव करवा सकते हैं। तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली ऑब्जर्व किया है, अगर आप 1/3 अमाउंट तकरीबन 3,000 यूरो के करीब रिमूव करवा लेते हैं, किसी वक्ती तौर पे यूज़ कर लेते हैं, वापस आप विदड्रॉल करवा के ऑस्ट्रिया के अंदर जब आप कार्ड लेने जाते हैं उससे पहले जो स्टेटमेंट नहीं बनवा के उनको शो करवा देते हैं, तो इसमें कोई मेजर इशू नहीं आता, ठीक है। लेकिन आपका जो है स्टेटमेंट का रेजिडेंस परमिट से लेके आपके ऑस्ट्रिया आने के बाद कार्ड लेने तक तकरीबन ये ऑस्ट्रिया के अंदर आने के बाद 1 से 1.5 महीने का मजीद प्रोसेस है। तो टोटल जो सम अप अमाउंट है तकरीबन आप लोगों को 6 मंथ के लिए प्लान करना चाहिए कि रेजिडेंस परमिट से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का जो प्रोसेस है एटलीस्ट 6 मंथ्स जो है आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट एक लिहाज से जो है वो स्टेबल रखनी है। तो ये जो प्रोसीजर है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एंड पे एक समराइज कर देता हूँ सारा कुछ कि आपने अपनी एज के लिहाज से 1,030 यूरो, अगर आप 24 साल से ऊपर हैं, पर मंथ के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 12,000 यूरो बैंक में रखवाने हैं। वो बैंक पाकिस्तानी बैंक हो सकता है या ऑस्ट्रियन बैंक हो सकता है। पाकिस्तानी बैंक जिनमें आपको मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड मिले, ठीक है, और वो बैंक या आपके नाम पे हो या आपके डायरेक्ट
रिलेशन में, यानी फादर मदर सिस्टर वाइफ और ब्रदर्स के नाम पे हो या अंकल के नाम पे, सम कंडीशंस में हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 90 डेज की शो करवानी है। जब आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव्ड हो गया, वीज़ा डी लगी, आप ऑस्ट्रिया के अंदर आ गए हैं, तो आपने अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने बीहा में जाना है, मतलब इंटरनेशनल ऑफिस में जाना है। तो वहाँ पे आपको दोबारा जो है बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाएंगे, तो उसके बाद आपको कार्ड मिलेगा। जैसे ही आपको ऑस्ट्रिया का कार्ड मिल जाए, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं, जैसे ही आपको वो कार्ड मिल जाए, तो उसके बाद आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर वीज़ा अप्लाई करने तक वो आप लोगों से बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वेस्ट करेंगे नॉर्मल केसेस में। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है, ये एक शॉर्ट आपको मेथड बता दिया किस तरह आपने फॉलो करना है, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चाहिए। तो होपफुली आपके जो क्वेश्चन है उनका इसमें सारी डिटेल के साथ आंसर हो गया होगा। तो इसके बाद अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे क्वेश्चन करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।